ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड फुजियान जो एक अमीर परिवार से है उसे दिखाया जाता है, जिसे उसकी हाउसमेट्स तैयार कर रही होती हैं। फिर वह नीचे जाकर अपने ग्रैंडपा से मिलता है। दूसरी तरफ फीमेल लीड चिन युंजी अपने कमरे में सो रही होती है तो उसकी माँ दरवाजे पर नॉक करके उसे उठाती है। तब वह चिढ़कर दरवाज़ा खोलकर कहती है कि मैं कल रात नाइट शिफ्ट करके आई हूँ और आज भी मुझे नाइट शिफ्ट के लिए जाना है, तो आप मुझे थोड़ी देर सोने क्यों नहीं देती। तब वह कहती है कि तुम्हें वीकेंड के दिन काम करने की क्या ज़रूरत है, और आज मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट रखी है लू बेजिंग के साथ। तब वह कहती है कि मेरे पास बहुत काम है, मुझे ये फैमिली के सपने नहीं देखने। तब वह उसे कहती है कि अरे तुम्हारी उम्र हो गई है और बेजिंग का घर भी जल्दी नया बनने वाला है और हमें उनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। तब वह कहती है कि वो लड़का दिमाग से पागल है और उसने मेरे डैड की इंसल्ट भी की थी। तब उसकी माँ गुस्से में कहती है कि अपने पापा का नाम मत लो मेरे सामने, हमारी जो हालत है वो उन्हीं की वजह से है, इसलिए चुपचाप डेट पर चली जाना, क्योंकि 2 साल बाद तुम्हारे भाई की शादी है और उसके लिए भी हमें इस घर में एक वेडिंग रूम चाहिए। तब वह कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो वह कहती है कि जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। उधर फू हाउस में ग्रैंडपा जियन को देखकर कहते हैं कि आज तुम्हें देखकर लड़की बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन बस कोई गड़बड़ मत करना। तब वह कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ बकवास नहीं करूँगा और सब अच्छे से होगा। तब वह मान जाते हैं कि ठीक है, अब तुम चले जाओ। फिर ग्रैंडपा के जाने के बाद जियन का असिस्टेंट मेंग आकर पूछता है कि प्लान हमेशा की तरह सेम है ना, तो वह हाँ कहता है। तब मेड्स जियन के लिए दूसरे नॉर्मल कपड़े लेकर आती हैं। फिर वह लोग रेस्टोरेंट से थोड़ा पहले उतर जाते हैं और मेंग पूछता है कि आपको इतना चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तब वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। फिर वह पैदल जाने लगता है, तभी एक चोर आकर उससे टकराकर भागता है और युंजी पीछे से चिल्लाते हुए आ रही होती है कि वो चोर भाग रहा है, उसको पकड़ो। तब जियान के सामने उसका बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि ये देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन फिर युंजी उसे छोड़कर चोर के पीछे भागती है और जियान भी उसकी हेल्प करने जाता है। तब युंजी उस चोर को पकड़कर मारने लगती है। फिर जियान से कहती है कि तुम इसे पकड़ो, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तब वह फ़ोन चेक करती है तो टाइम देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि वह काम पर जाने के लिए लेट हो गई। तब वह जियान से कहती है कि प्लीज़ तुम इससे डील कर लेना, मैं जा रही हूँ। तब उसके जाने के बाद वह देखता है कि युंजी का ब्रेसलेट वहीं गिर गया है, तो वह ब्रेसलेट उठाकर अपने पास रख लेता है और उस चोर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर युंजी अपनी कैफे शॉप में कॉफ़ी बना रही होती है, तभी बेजिंग वहाँ उसके लिए फूल लेकर आता है। तो वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह कहता है कि तुम्हारी मॉम ने बताया होगा, मैं तुमसे शादी के लिए मिलने आया हूँ। तब युंजी कहती है कि मेरी मॉम ने कहा था तुम्हें देखने के लिए, तो अब मैंने तुम्हें देख लिया, अब चले जाओ यहाँ से। तब वह उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। तभी वह जियान को वहाँ आते हुए देखती है और सोचती है कि ये कैसा कोइंसिडेंस है। तब जियान जाकर अपनी डेट से मिलता है और उसके कपड़े देखकर वह लड़की सोचती है कि ये अंकल ने कैसे लड़के से मिलने भेज दिया मुझे। तब वह दोनों बात करते हैं। तब लड़की कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी जोड़ी बन पाएगी। तब वह सोचता है कि इस अपीयरेंस की वजह से काम काफ़ी आसान हो जाता है। तभी दोनों युंजी को बेजिंग पर चिल्लाते हुए सुनते हैं कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब न करो और यहाँ से चले जाओ। तब वह अपने फूल लेकर वहाँ से चला जाता है और युंजी अपने कस्टमर को कॉफ़ी सर्व करने जाती है। फिर जियान सोचता है कि ये दुनिया सच में छोटी है। तभी उसकी डेट उससे कहती है कि तुम्हारा ध्यान तो बिल्कुल मुझ पे नहीं है। तब वह कहता है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो वह कहती है कि देखो, तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए हमारा कोई मैच नहीं है। तब युंजी ये सुनकर उसे जवाब देती है कि तुम लड़कियां किसी के कपड़े देखकर ये कैसे बता देती हो कि वो कैसा इंसान है, या बस तुम्हारे लिए पैसे ही मैटर करते हैं। तब वह कहती है कि तुम क्यों बीच में बोल रही हो, और ये गरीब है तो मेरे खर्चे कैसे उठाएगा। तब वह कहती है कि तुम क्या खुद को रानी समझती हो, वो मेहनत कर लेगा, लेकिन तुम्हें बस पैसा चाहिए। तब जियान उसकी बात से इम्प्रेस हो जाता है। फिर लड़की कहती है कि ये बस बातें करना आसान है, लेकिन क्या तुम इससे शादी कर लोगी। तब वह सोचती है कि आइडिया बुरा नहीं है, लड़का ठीक है और उसने मेरी हेल्प भी की और शक्ल से फेमिलियर भी लग रहा है। तब वह दोनों एक साथ हाँ बोलते हैं। फिर वह लड़की कहती है कि तुम लोग बस ऐसे ही बोल रहे हो, हिम्मत है तो जाकर अभी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आओ। तब दोनों उसके लिए भी मान जाते हैं। तो युंजी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सेंट्रल ब्यूरो ले जाती है। तब उस लड़की को गुस्सा आता है कि कितने अजीब लोग हैं ये।
तब दोनों अपना सर्टिफिकेट इशू करवा कर लाते हैं। फिर सोचते हैं कि ये कितनी जल्दी हो गया सब। तब युंजी सोचती है कि उसे अपनी मॉम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तब वह जियान से पूछती है कि तुम आज की रात साथ में स्पेंड करना चाहते हो। तो वह कहता है कि अभी हमें थोड़ा आराम से आगे बढ़ना चाहिए। फिर वह कहती है कि ठीक है, फिर हम घर चलते हैं। तब वह जाकर एक साइकिल के लिए पे करती है और जियान को देखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि साइकिल चलाते कैसे हैं। तब युंजी पूछती है कि तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती। तो वह कहता है कि आती है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद निकलूंगा। तब वह ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। फिर जियान सोचने लगता है कि ये साइकिल कैसे चलेगी। तभी मेंग आकर पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, बस देख रहा था। तब दोनों कार में बैठते हैं तो जियान उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और वह देखकर मेंग शॉक होता है कि आपने इतनी जल्दी एक्शन कैसे ले लिया। तब वह कहता है कि मुझे बस लगा कि वो लड़की अच्छी है और बाकी लड़कियों की तरह उसे मेरे बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। तब मेंग कहता है कि आप इतनी जल्दी किसी को जज नहीं कर सकते। तो वह पूछता है कि फिर हम कैसे टेस्ट करें। तब मेंग कहता है कि अगर वो आपके साथ एक झोपड़ी में रहने को रेडी हो जाए तब हम कह सकते हैं कि वो सही है। फिर जियान कहता है कि ऐसा है तो एक ऐसी जगह रेडी करो जल्दी। फिर वह वहां से निकलते हैं तो ड्राइवर बीच में अचानक से ब्रेक मारता है। तब जियान कहता है कि आराम से चलो, तुम हमें मारना चाहते हो क्या। तो वह कहता है कि मैं बस शौक में था थोड़ा कि आपने शादी कर ली। युंजी घर जाकर अपने पापा का दिया हुआ एक गिफ्ट देखकर उन्हें याद करती है। फिर अगले दिन जब वह अपनी मॉम हेलेन और भाई यूजिन को अपनी शादी के बारे में बताती है तो हेलेन उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज तक मैं उस लड़के से मिली नहीं और तुम ये सर्टिफिकेट लेकर आ गई। तब यूजिन अपनी मॉम को रोककर कहता है कि उस पर गुस्सा मत करो, क्या पता वो लड़का रिच हो। तब युंजी कहती है कि तुम्हें ये जानकर बुरा लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक गरीब लड़का है। तब हेलेन को और गुस्सा आता है कि बचपन से अब तक मैंने तुम्हें खिलाया पढ़ाया और अब तुम मुझे ऐसे रिपे कर रही हो। तब युंजी को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि डैड की डेथ के बाद से मैंने बस यूजिन का छोड़ा हुआ खाना खाया, पड़ोसियों के दिए हुए कपड़े पहने और हाई स्कूल से तो आपने मेरी पढ़ाई भी बंद कर दी। तब हेलेन उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि चुप रहो और अपने पापा का नाम मत लो मेरे सामने। अगर तुम्हारे लिए ना होता तो मुझे इतना सफ़र नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम हमारे लिए पनौती हो। तब वह कहती है कि आप चाहती थी मैं शादी करूं, वो मैंने कर ली, तो अब क्या प्रॉब्लम है। तब हेलेन कहती है कि मैंने तुम्हें बड़ा किया है और तुम अपने भाई के लिए वैल्यूएबल हो, इसलिए अब अपने पति से बोलो कि हमें शादी के गिफ्ट्स दे, और अगर अभी तक नहीं बोला तो उसे फंसाकर उससे एक घर की डिमांड करो। तब वह कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो वह कहती है कि नहीं करोगी तो फिर निकल जाओ इस घर से। तब युंजी बिना कुछ सोचे उनको धक्का देकर घर से चली जाती है और फिर वह उसे रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर वह जियान के साथ उसके घर जाती है तो उस घर की हालत बहुत खराब होती है। तब वह पूछती है कि ये तुम्हारा घर है। तो वह कहता है कि हाँ मुझे पता है, ये थोड़ा टूटा हुआ है। तब वह कहती है कि थोड़ा नहीं, ये बहुत बुरी तरह टूटा है। तब वह कहता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है क्या। तो वह हाँ बोलती है। तब वह सैड होकर कहता है कि ऐसा है तो हम अभी भी डिवोर्स कर सकते हैं। तब वह कहती है कि पागल, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैं अपनी मॉम और भाई को यहाँ लेकर नहीं आई। ये देखकर तो उनका मूड और ख़राब हो जाता और मुझे अच्छा लगता। तब वह अंदर जाती है, फिर उसे दरवाज़ा नहीं खुलता। तब जियान कहता है कि मैं खोलता हूँ, लेकिन उसे भी दरवाज़ा नहीं खुलता। तो वह कहती है कि ये पक्का तुम्हारा ही घर है ना। तब मेंग उसे कॉल पर कहता है कि आपको थोड़ा ऊपर करके दरवाज़ा खोलना होगा। तब जियान ऐसा करता है तो वह हल्का सा खुल जाता है। फिर वह कहता है कि ये थोड़ा जाम हो गया है, मैं बाद में ऑनेलिंग कर दूंगा। तब वह दोनों अंदर जाते हैं। फिर मेंग उनके पास आकर उन्हें ग्रीट करता है तो युंजी पूछती है कि ये कौन है। तब जियान कहता है कि ये मेरा पड़ोसी है। तब वह कहती है कि अच्छा है कि तुम अकेले गरीब नहीं हो। तब वह खुश होकर कहती है कि कितना बढ़िया घर है, एकदम अंधेरा और पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी भी रहता है। तुम तो सच में बहुत बढ़िया निकले। तब वह कंफ्यूज होकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, लेकिन पक्का तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है ना। तब वह कहती है कि इसमें रिग्रेट करने जैसा है क्या, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। फिर वह कहती है कि चलो मैं अपना घर देख कर आती हूँ। तब वह एक कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ से सजावट गिर जाती है। तब वह सॉरी बोलकर उसे उठाकर साइड रखती है और अंदर जाती है। तब मेंग आराम से जियान को कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है और आपकी बीमार माँ भी तैयार है। तब वह खुद शॉक होता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर वह अंदर युंजी के पास जाता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खांसते हुए उठती है और फिर युंजी को देखकर स्माइल करती है कि अच्छा तुम मेरी बहू हो। तब वह उन्हें ग्रीट करती है। फिर वह औरत जियान से पूछती है कि तुम मेरी दवाई ले आए।
तब वह सोचकर कहता है कि हाँ, वो कार में रखी है। तब युंजी शॉक होकर पूछती है कि तुम्हारे पास कार है। तब वह कहता है कि अरे नहीं, मैं तो साइकिल की बात कर रहा था। तो वह कहती है कि अच्छा, तब ठीक है। तब वह उस औरत को पहचान लेती है और कहती है कि अरे, आप तो ग्रैंडपा लीना हो ना? आपने मुझे पहचाना? मैं पहले आपके साथ वेस्ट प्लाजा में रहती थी। तब लीना अपने चश्मे पहनकर कहती है कि ओह, ऐसा है क्या? लेकिन फिर सोचती है कि इसने तो मुझे पहचान लिया, अब मैं क्या करूंगी? तब युंजी पूछती है कि लेकिन आपकी तो बस एक बेटी थी जो अब्रॉड रहती थी, तो आपका बेटा कहाँ से आया? तब वह मेंग की तरफ देखकर पूछती है कि क्या करना है। तो वह इशारा करता है कि कुछ भी करके अभी ये बात क्लियर कर लो। तब युंजी उसकी तरफ देखती है तो वह इधर उधर देखने लगता है। फिर लीना कहती है कि बहू, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं तो 30 साल से इसी घर में हूँ और मुझे बेड रेस्ट बोला गया है क्योंकि मैं चल नहीं सकती। तब उसकी व्हीलचेयर देखकर युंजी कहती है कि लेकिन आप बहुत सिमिलर लगते हो। तब जियान कहता है कि ये घर अब तुम्हारा ही समझो। तब वह स्माइल करके कहती है कि ये अच्छा है, लेकिन हम कहाँ सोएंगे? तब वह मेंग की तरफ देखता है तो मेंग कहता है कि तुम दोनों तुम्हारे रूम में सोओगे। तब युंजी और जियान अपना सामान लेकर अपने रूम में जाते हैं और युंजी दरवाज़ा खोलने जाती है तो वह टूट कर नीचे गिर जाता है। तब जियान उसे उठाकर साइड रखता है। फिर युंजी अंदर रूम का डेकोरेशन देखकर उससे कहती है कि तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए? तब वह हाँ बोलता है कि जो है यही है। तो वह खुश होती है कि बहुत अच्छा है सब। तब जियान पूछता है कि तुम्हें ये सब बेकार नहीं लग रहा? तब वह कहती है कि घर की हालत थोड़ी बुरी है, लेकिन अब तुम्हारी मॉम की तबीयत भी तो इतने टाइम से खराब थी और तुम उनका ध्यान नहीं रख पाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वह कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को क्लीन करने के लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके बाहर जाने के बाद मेंग अंदर आके कहता है कि बॉस, ये लड़की तो स्वर्ग में होनी चाहिए थी, ये कितनी अच्छी है। तब वह भी खुश होकर कहता है कि हाँ, मेरे हाथ खजाना लग गया है। तब लीना अंदर आके उन दोनों से कहती है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती। तब जियान कहता है कि अब हम माँ कैसे चेंज करेंगे? तो वह कहती है कि मैंने सच में उस बच्ची को बड़े होते हुए देखा है और मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती, मुझसे ये नाटक नहीं होगा। तभी युंजी वहाँ आके कहती है कि क्या बात कर रहे हो? फिर लीना को खड़े देखकर शौक होती है कि आप चल सकती हो। तो वह तभी गिरने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा। जान बताता है कि मॉम के पैर थोड़े ठीक हो गए थे और उसी खुशी में वह चलने की ट्राई कर रही थी, जबकि मैंने उन्हें मना किया था। तब लीना कहती है कि हाँ, मैं बैठे बैठे परेशान हो गई थी, इसलिए चलने की कोशिश करती रहती हूँ। तब युंजी कहती है कि आप इतना स्ट्रेस मत लो, मैं आपको बाहर ले जाती हूँ। फिर वह लीना को लेकर बाहर जाती है तो मेंग कहता है कि ये लड़की तो सच में एंजल है और अब टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जियान कहता है कि नहीं, अब हमें टेस्ट का लेवल और बढ़ाना होगा। तब वह दोनों अगले दिन लीना से कहते हैं कि तुम्हें अब बिल्कुल टॉक्सिक सास का रोल प्ले करना है। तब वह कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपने पहले मुझे बस बीमार माँ बनने को कहा था और अब ये सास बना रहे हो। मेरी बेटी भी है, मैं जिंदगी भर से नहीं कर सकती। तब जियान उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमारे लिए कर लो। तो वह मान जाती है और सोचती है कि बस युंजी ये सारे टेस्ट पास कर ले तो उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और बेचारी ये सब डिजर्व भी करती है। अगर उसके पापा जिंदा होते तो सच में उसके लिए खुश होते। तब युंजी उनके रूम की सफाई करके उसे डेकोरेट करती है। फिर जियान अंदर जाकर देखता है और कहता है कि वाह, तुमने तो इसे बहुत सुंदर बना दिया। तब वह कहती है कि बस थोड़ा सा डेकोरेट किया है और अब मैं ऐसे ही पूरा घर सजा दूंगी। तो वह उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन तभी लीना बाहर से उसका सारा सामान फेंकने लगती है और कहती है कि ये सब क्या करा हुआ है, इसके पैसे कहाँ से आए तुम लोगों के पास? तब युंजी बाहर आकर कहती है कि ये सब मैंने अपने पैसों से खरीदा है ताकि घर को और सुंदर बना सकूं। तब वह गुस्से में कहती है कि अब तुम्हारी यहाँ शादी हो गई है तो तुम्हारे पैसे जैसा कुछ नहीं है, या फिर तुम हमको ये दिखाना चाहती हो कि हम गरीब हैं। तब वह प्यार से कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन लीना उस पर चिल्लाती है कि मुझे ऐसी घमंडी बहू नहीं चाहिए, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर युंजी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने रूम में चली जाती है सामान लेने और अंदर जियान उसको समझाने की कोशिश करता है। तब बाहर मेंग लीना को देखकर इशारा करता है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी। तब वह कहती है कि पक्का ना, कुछ ओवर तो नहीं किया? तो वह कहता है कि नहीं, अच्छी एक्टिंग थी। तब युंजी अपना सामान लेकर बाहर आती है और जियान कहता है कि प्लीज़ ऐसे मॉम की बात का बुरा मत मानो। तब वह कहती है कि मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। तब वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरी मॉम इतने साल से बेड रेस्ट पे है
तो इसलिए वो थोड़ा चिढ़ने लगी हैं हर बात पे। तब युंजी कहती है कि देखो, अगर घर टूटा हुआ है तो मैं उसे संभाल लूँगी, लेकिन मैं ये माहौल नहीं संभाल सकती। जियान थोड़ी देर ट्राई करता है, लेकिन जब युंजी रुकने से मना कर देती है तो वह कहता है कि ठीक है, फिर चली जाओ, वैसे भी मेरा घर तुम जैसी अच्छी लड़की के लायक नहीं है। तब युंजी थोड़ा सैड होती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चली जाती है। फिर जियान थोड़ी देर गेट पे खड़ा रहता है, फिर अंदर आकर कहता है कि अब ये सब नाटक खत्म करो। तब मेंग पूछता है कि एकदम से क्या हो गया, तो वह कहता है कि अब वो वापस नहीं आने वाली। तब लीना आकर कहती है कि लेकिन जहाँ तक मैं युंजी को जानती हूँ वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगी। तब वह थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन युंजी वापस नहीं आती। तभी उसकी भागते हुए अंदर आने की आवाज़ आती है, तो जियान उसे देखकर खुश होता है कि तुम वापस आ गई। तब वह कहती है कि बाहर कुछ लोग तुमसे कर्जा लेने के लिए आए हुए हैं। फिर वह मेंग की तरफ देखता है तो वह इशारा करता है कि मेरा ही प्लान है। तब कुछ 3-4 लड़के वहां आकर जियान से पैसों की डिमांड करते हैं, तो जियान को पीछे रहने को कह के उंजी उनसे बात करती है। थोड़ी देर पहले उंजी घर से जाने के बाद बाहर बैठी हुई थी, तब ये लोग आकर युंजी को देखकर समझ जाते हैं कि यही वह लड़की है। तो वह तेज तेज बोलने लगते हैं कि आज अगर जियान ने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम उसको मार देंगे। तब वह युंजी से पूछते हैं कि तुम उसकी कुछ लगती हो क्या? तो वह कहती है कि कुछ नहीं, हम तो कुछ टाइम पहले ही मिले थे। तब वह कहते हैं कि फिर तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको गुस्से में देखकर युंजी भागकर जियान को इन्फॉर्म करने आती है। फिर गुंडे कहते हैं कि तुम हमारे पैसे कब दे रहे हो? तब उंजी आगे आकर कहती है कि मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने पैसे लिए हैं, लेकिन तुम ऐसे घर आकर धमकी नहीं दे सकते। तब जियान पीछे जाकर मेंग से पूछता है कि ये सब क्या है, तो वह कहता है कि मैंने ही इन लोगों को हायर कराया है ताकि ये ऐसे एक्टिंग कर सके कि आप कर्जे में हो, ये देखने के लिए कि युंजी क्या करती है। फिर वह समझ जाता है और फिर युंजी के आगे जाकर उन लड़कों से कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब आएंगे तब दे दूंगा। तो वह कहते हैं कि नहीं, हमें आज ही पैसे चाहिए। तब युंजी कहती है कि तुम समझो ना, बेचारे की हालत इतनी ख़राब है, और देखो उसकी माँ भी कितनी बीमार है। तब वह लीना की तरफ देखती है तो वह फिर झुककर बीमार होने का नाटक करती है। तब वह लड़का कहता है कि मुझे एक डेट बताओ कि कब मुझे पैसे दोगे, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। तब वह कहती है कि धमकी तो तुम दे रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तब वह पूछती है कि जियान ने कितने पैसे लिए हैं, मुझे बताओ, मैं देती हूँ। तो वह मेंग की तरफ देखता है तो वह उसे इशारा करता है। तब वह कहता है कि इसने हमसे 1 लाख युआन लिए हैं। तब वह शॉक होती है कि इतने पैसे। फिर वह उसे एक पेपर दिखाकर कहता है कि देखो, ये है कॉन्ट्रैक्ट और उसके साइन, और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस बुला लूँगा। तब वह फ़ोन निकालकर डायल करने का नाटक करता है, तो युंजी उससे फ़ोन ले लेती है। तब कहती है कि हम पैसे दे देंगे। फिर वह कहता है कि तो तब तक मुझे कोई अपना एक हाथ और पैर दे दो। तब वह कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब वह कहता है कि ठीक है, फिर तो तुम हमारे साथ चलो, मैं इससे ज़्यादा तुम्हें खुश रखूँगा। तब जियान कहता है कि तमीज़ से बात करो, और उसे लात मारने की एक्टिंग करता है। तो वह फिर दर्द होने का नाटक करता है। तब युंजी सोचती है कि जियान ने उसे प्रोटेक्ट किया। फिर वह आदमी कहता है कि मुझे अपने पैसे चाहिए, वरना ये घर खाली करो। तब युंजी कहती है कि रुको, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, और अपना कार्ड देकर कहती है कि इसमें 1 लाख युआन है, लेकिन इसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। तब वह मेंग की तरफ देखता है तो वह इशारा करता है कि कार्ड ले लो। तब वह कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जियान कहता है कि मेरे लिए तुमने अपने पैसे दे दिए। तब वह सोचती है कि पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी। तब वह याद करती है कि उसने इन गुंडों को बात करते हुए सुना था कि जियान ने एक स्कूल की लड़की को पढ़ाने के लिए ये पैसे उधार लिए थे और उसकी जान भी बचाई थी। तब उसे याद आता है कि जिस दिन उसकी माँ ने उसके हाई स्कूल के पैसे देने से मना कर दिया था और कहा था कि अब घर के काम करो और अपने भाई की शादी के लिए पैसे कमाओ। तब वह बहुत सैड थी और रोते हुए घर आ रही थी, और उसी टाइम रोड पे उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जियान ने सही टाइम पे आकर उसकी जान बचा ली थी। लेकिन उस टाइम वह उससे मिल नहीं पाई, और बाद में उसे पता चला कि उसने उसकी ग्रेजुएशन तक की फीस भी भर दी ताकि वह आगे पढ़ाई कर पाए। तब ये सब सोचकर वह इमोशनल हो जाती है। तब जियान पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो वो कहती है कि कुछ नहीं। तब लीना आके उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था और तुमने हमारी मदद की। तब जियान कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो वो कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरा सब तुम्हारा ही तो है। तब वो स्माइल करता है। फिर युंजी कहती है कि चलो सोने चलते हैं।
तब वो कहता है कि लेकिन तुम तो घर छोड़कर जा रही थी ना। तब वो कहती है कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं तो बस मॉम के लिए साइकेट्रिस्ट ढूंढने गई थी, लेकिन फिर ये लोग मिल गए और अब बहुत देर हो गई है तो हम कल देखेंगे। तब वो खुश होता है। फिर युंजी अपना बैग लेकर अपने रूम में चली जाती है और जियान के आने से पहले दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि आज बहुत लेट हो गई है वेडिंग नाइट के लिए, तो तुम कहीं और सो जाओ। तब वो चला जाता है। फिर अपने पापा का गिफ्ट देखकर युंजी उन्हें याद करके सोचती है कि हमेशा आपने मुझे प्रोटेक्ट किया और अब जियान मुझे वैसे ही प्रोटेक्ट करता है और उसको देखकर मुझे आपकी याद आती है। तब वो इमोशनल होकर कहती है कि अगर मैं लालची नहीं होती तो आज आप मेरे साथ होते। फिर याद करती है कि बचपन में वो अपने पापा को बाहर लेकर गई थी कुछ खाने के लिए। तभी किसी की आवाज़ आई कि नदी में कोई डूब रहा है, तो उसके पापा उसे वेट करने को बोलकर उस इंसान को बचाने चले गए, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। तब वो कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला कि आप वापस आओगे, लेकिन कुछ दिन रुको, फिर मैं जियान को आपसे मिलाने लेकर आऊँगी। तब वो उन्हें गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। फिर नीचे मेंग जियान से कहता है कि आपकी वाइफ तो बहुत अच्छी और काइंड है। तब वो कहता है कि हाँ, ये सब और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, अब कल मैं उसको ग्रोसरी वॉक पर लेकर जाऊंगा। तब वो कहता है कि मतलब अभी आप सच नहीं बताने वाले? तो वो कहता है कि कुछ दिन अभी कॉमन लोगों की लाइफ एंजॉय करते हैं। फिर वो कहता है कि मेरे रूम का दरवाज़ा फिक्स कर देना और अब मैं घर जा रहा हूँ सोने। तब वो कहता है कि और मैं क्या करूँ? तो जियन कहता है कि यहीं सो जाओ कहीं पे। अगले दिन वो दोनों ग्रोसरी शॉपिंग पर जाते हैं और युंजी सामान ले रही होती है। तब जियान ईयरबड से मेंग को कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि उंजी कितने अच्छे से घर को मैनेज कर सकती है। तब मेंग कहता है कि आपके सामने एक फ़िश मार्केट है जहाँ पर लॉबस्टर 600 पर पाउंड मिलता है, तो वहाँ ये टेस्ट करो। तब युंजी पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि किसी से नहीं, सामने एक फ़िश मार्केट है तो मैं सोच रहा हूँ हम वहाँ से कुछ लेकर आएँ। तब वो पूछती है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो वो पॉकेट से कुछ पैसे निकाल कर उसे देता है। तब वो हंसकर कहती है कि ये 100 युआन से भी कम है और तुम्हें फ़िश चाहिए, चलो आज मैं तुम्हें कुछ और बनाकर खिलाऊंगी। फिर वो दोनों सब्जी लेने लगते हैं। तभी मेंग को वॉशरूम आ जाती है, तो वो जियान से कहता है कि इमरजेंसी है, मुझे जल्दी जाना होगा। तब वो वहाँ से भाग जाता है। तभी युंजी उसे कुछ सब्जी दिखाकर कहती है कि ये हॉट पॉट के लिए अच्छी रहेंगी। फिर वो उससे प्याज लाने को कहती है, लेकिन जियान को नहीं पता होता कि प्याज कैसा दिखता है और मेंग भी नहीं होता। तब वो एक हरी सब्जी उठाकर ले आता है, तो युंजी पूछती है कि तुम हो कौन, तुम्हें प्याज नहीं पता? तब वो कहता है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना, घर पर 100 लोगों का ख्याल रखना होता है, इसलिए मुझे ये सब नहीं पता ज़्यादा। तब वो उससे कुछ और सब्जी मंगवाती है, लेकिन वो कुछ और उठाकर ले आता है, तो वो कहती है कि मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें बोला। तब वो उसे सब्जी के नाम बता बताकर शॉपिंग करती है। फिर जियान उससे बास्केट लेकर कहता है कि इसे मैं पकड़ लेता हूँ। तब युंजी स्माइल करके कहती है कि तुम्हें फ़िश खानी है ना? तो वो कहता है कि उतने तो पैसे ही नहीं हैं। तब वो कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास है। फिर वो लोग फ़िश मार्केट जाते हैं और युंजी उनसे फ़िश डालने को कहती है और जियान से कहती है कि तुम अपनी पसंद का कुछ ले लो। तब वो कहता है कि 2 लॉबस्टर पैक कर देना। फिर युंजी उसकी तरफ सरप्राइज होकर देखती है। तब मेंग उससे कहता है कि लॉबस्टर बहुत महंगा होता है और गरीब लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तब वो कहता है कि मेरा मतलब उसके जैसे दिखने वाला कुछ है तो पैक कर दो। तब वो युंजी से कहता है कि मैंने कभी लॉबस्टर देखा नहीं है ना, तो इसलिए मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि चिंता मत करो, जब मेरी सैलरी आएगी तब मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। फिर वो शॉपिंग करके घर को निकलते हैं, तो रास्ते में मेंग जियान से कहता है कि आगे का सेटअप रेडी है। तब आगे उन्हें एक लड़का मिलता है जो जियान को मार के हेलो कहता है। तब युंजी आगे आके कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को क्यों मार रहे हो? तब वो कहता है कि अरे तुम ज़रूर मेरी भाभी होगी और मैं इसका दोस्त हूँ। फिर वो उसे हेलो कहती है, लेकिन वो अपना हाथ आगे करके उसे साइड कर देता है और हंसने लगता है। तब वो जियान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अभी भी उसी झोपड़ी में रहते हो ना? फिर वो युंजी से फ्लर्ट करने लगता है कि तुम इसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास अच्छा घर, गाड़ी सब है। तब वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जियान तुम्हारी तरह दोस्त की बीवी पर ट्राई तो नहीं करेगा। तब वो उसको लात मारती है। फिर जियान को आगे ले जाकर कहती है कि ये कैसे अजीब दोस्त हैं तुम्हारे? तब वो कहता है कि अगली बार से तुम्हारा अप्रूवल लेकर दोस्ती करूँगा। तो वो हंसने लगती है। तब वो उसे बास्केट देकर गोद में उठाकर घर ले जाता है। फिर वो लड़का लंगड़ाते हुए मेंग के पास जाकर पैसे मांगता है, तो वो उसे पैसे दे देता है और कहता है कि एक्टिंग कम करो थोड़ी।
तब वो कहता है कि लेकिन वो कट स्क्रिप्ट में नहीं थी तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तब मेंग अपनी पॉकेट से एक नोट निकाल कर कहता है कि मेरे पास यही है तो उसे ही रख लो। फिर वो घर आ जाता है। तब गेट पर युंजी कहती है कि अंदर मॉम है, मुझे नीचे उतारो। तब वो उसे उतारता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं तो वो उसकी मॉम के रूम में जाकर कहती है कि हम शॉपिंग करके आ गए और आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। तब वो कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाहर पे मेंग खुश हो रहा होता है कि अब कुछ ही दिनों में ये सब खत्म हो जाएगा और वो अपनी लग्जरी लाइफ में वापस होंगे। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, लिन मिजिन। तब वो मेंग को बुलाती है तो मेंग उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं ग्रैंडपा और जियान से मिलने आई थी और उन्होंने बताया कि वो आजकल यहाँ है तो मैं यहाँ आ गई। तब वो जियान को आवाज़ लगाने लगती है और मेंग उसको चुप कराने की कोशिश करता है। फिर जियान उनसे कहता है कि आप दोनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। तब युंजी कहती है कि मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि देखो मॉम को फिर पेन होने लगा। तब लीना भी दर्द का नाटक करने लगती है तो युंजी उससे पूछती है कि कहाँ दर्द हो रहा है और उनका पैर दबाने लगती है। तब जियान बाहर जाकर मिजिन को पहले घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी और ग्रैंडपा ने बोला कि तुम यहाँ मिलोगे, अब जल्दी से चलो फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तब वो उसे साइड करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा और मेरी शादी हो गई है। तब वो हंसकर कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं करते। तब जियान उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है तो वो कहती है कि ये ज़रूर फेक होगा और मैं तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक मैं खुद उसे नहीं देख लेती। तब जियान और मेंग के दिमाग में एक प्लान आता है और जियान कहता है कि ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी बहन बनने की एक्टिंग करनी होगी और अगर मेरा और युंजी का तलाक हो गया इस बीच, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। तब वो खुश होकर उससे डील कर लेती है। फिर मिजिन चेंज करके अंदर जाती है और तब युंजी आके पूछती है कि ये कौन है। तब जियान कहता है कि ये मेरी बहन है, लिन मिजिन। फिर युंजी उसे हेलो करती है लेकिन मिजिन हाथ नहीं मिलाती और जब जियान उसे कहता है तो वो हाथ आगे करके हटा देती है। तब युंजी जियान से पूछती है कि लेकिन तुम्हारा सरनेम तो फू है और इसका लिन। तब वो दोनों साथ में अलग जवाब देते हैं कि हमारे पापा सेम हैं और मिजिन कहती है कि मॉम सेम है। तब वो पूछती है कि एक मिनट, तुम दोनों हाफ सिबलिंग हो या ये हाफ सिस्टर है तुम्हारी? तब दोनों कहते हैं कि हाफ सिबलिंग। तो वो और कंफ्यूज हो जाती है। तब जियान उसे साइड में ले जाकर आराम से कहता है कि एक्चुअली जब हम छोटे थे तो मेरी बहन को हाई फीवर हुआ था और उसके ब्रेन सेल्स जल गए, इसीलिए उसे प्रॉब्लम है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। तब वो कहती है कि इसका मतलब अब तुम्हारी बीमार मॉम के साथ मुझे तुम्हारी ब्रेन प्रॉब्लम वाली बहन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तब उसके मुंह से निकल जाता है कि उनकी स्क्रिप्ट रेडी नहीं हुई। तब वो पूछती है कि क्या स्क्रिप्ट? तो वो कहता है कि मतलब मैंने बचपन से उन्हें नहीं देखा है। फिर युंजी उसके लिए बुरा फील करती है कि जियान की मॉम बीमार है, पापा को उसने कभी देखा नहीं और बहन को भी दिमाग की प्रॉब्लम है और वो अच्छे से सुन नहीं सकता, इसलिए मशीन पहन कर रखता है। तब वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। तब मिजिन कहती है कि मुझे अपनी भाभी के हाथ का खाना खाना है। तो जियान कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करने चलता हूँ, लेकिन मिजिन उसे जाने से मना कर देती है। तो युंजी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बात करो, मैं बना लूंगी खाना। तब उसके जाने के बाद मिजिन कहती है कि मुझे तो लगता है कि युंजी 1 महीने के अंदर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तब जियान कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तब लीना पूछती है कि ये लड़की कौन है। तब जियान कहता है कि ये अब से आपकी बेटी है। तब मिजिन कहती है कि मुझे इनको मम्मी बोलना पड़ेगा अब। तब जियान सोचता है कि युंजी ने बिना कुछ बोले कैसे उसके साथ एडजस्ट कर लिया और कभी शिकायत नहीं की। तब उसे मुस्कुराते हुए देखकर मिजिन कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? युंजी जैसी सामान्य लड़की का मुझसे कोई तुलना नहीं हो सकता। तब जियान कहता है कि देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बस हमारे बीच में दखल मत देना और उसे भाभी की तरह ही ट्रीट करना। तब वह सोचती है कि फिर तो तुम अपने तलाक का इंतज़ार करो और फिर हमारी शादी होगी। तब वे सब खाने के लिए बैठते हैं। फिर युंजी उनके लिए खाना सर्व करती है और साथ में बैठकर उन्हें शुरू करने को कहती है। तब मिजिन खाना छककर उसे फेंक देती है और कहती है कि ये तुमने कैसा खाना बनाया है? मैं तुम्हारी जगह होती और मेरी ऐसी कुकिंग स्किल्स होती तो मैं कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेती। तब जियान कहता है कि खाना है तो खाओ, वरना रहने दो। तब वह कहती है कि अब तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो और रोने का नाटक करने लगती है कि बचपन से कभी तुमने मुझसे ऐसे बात नहीं की और इस लड़की के लिए तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। फिर लीना उसे नैपकिन देती है तो वह उसे फेंक देती है
तब युंजी को गुस्सा आता है और वह सोचती है कि मेरी बेइज्जती मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बड़ों की नहीं। तब वह सोचती है कि इसे सबक सिखाना होगा। फिर जियान मिजिन से कहता है कि तुम ड्रामा मत करो, लेकिन वह नहीं सुनती। तब युंजी कहती है कि तुम रहने दो, मैं हैंडल करती हूँ। तब वह मिजिन को दूसरी सब्जी छकवाती है तो वह उसे भी फेंक देती है, ये बोलकर कि इसमें बहुत नमक है, और फिर तीसरी सब्जी भी वह ऐसे ही फेंक देती है। तो युंजी गुस्से में उसे गिराकर एक और सब्जी छकवाती है। तब मिजिन उसे भी फेंक देती है। तब उसे गुस्सा आता है और वह सारा खाना उसके ऊपर फेंक देती है। फिर वह कहती है कि और कुछ बोलना है और उसे एक आखिरी सब्जी खिलाती है। तो मिजिन चुपचाप उसे खा लेती है और ये सब देखकर मेंग को बहुत मज़ा आता है। तब युंजी जियान से कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन को ऐसे ट्रीट किया, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया? तब वह कहता है कि बचपन से हमने ही इसे बिगाड़ रखा है, तो इसीलिए ये ज़रूरी था। फिर मिजिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब लीना कहती है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही बिहेव करते हैं। तब युंजी कहती है कि कोई बात नहीं। फिर जियन को बोलती है कि खाने के बाद तुम बर्तन धो लेना। तब वह पूछता है कि मैं धोऊंगा? तो वह कहती है कि हाँ, मैं खाना बना रही हूँ तो तुम बर्तन धोओगे, और मैं पोछा लगा रही हूँ तो तुम झाड़ू लगाओगे। ऐसे ही एक अच्छी फैमिली चलती है। तो वह हाँ बोल देता है। फिर मिजिन गुस्से में बाहर जाती है और मेंग उसके पीछे जाता है। तो वह कहती है कि मैं ग्रैंडपा को यहाँ बुला रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तब वह कहता है कि अरे, आपके सिर पर बस खाना ही तो गिराया है। तब वह कहती है कि ये इतनी सी बात नहीं है, मैं अभी उनको कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ, फिर इनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तब वह कॉल करने लगती है तो मेंग कहता है कि हाँ, कर लो कॉल। फिर ग्रैंडपा को अगर युंजी पसंद आ गई तो वह घर आ जाएगी और ऊपर से जियान भी आपसे नफरत करने लगेगा। तब वह जल्दी से कॉल काटकर कहती है कि तुम्हारी बात सही है। फिर मेंग पूछता है कि अब अच्छे से कौन रहेगा? तो वह खुश होकर कहती है कि मैं रहूंगी अच्छे से, और फिर अंदर चली जाती है। बाद में जियान बर्तन धोने जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ से आता है। तब युंजी पूछती है कि ये पक्का तुम्हारा ही घर है ना? तो वह हाँ बोलता है। तब वह पानी ऑन करके बर्तन साफ करने लगती है। तो युंजी उसे एक कपड़ा देकर कहती है कि इससे धो लो। तब जियान कपड़ा धोने लगता है तो युंजी कहती है कि मैंने कपड़ा धोने को नहीं बोला, उससे बर्तन साफ करने को बोला है। तब वह वैसे ही करता है। तो युंजी पूछती है कि तुम डिटर्जेंट नहीं लगाओगे? तब उसे यही नहीं पता चलता कि डिटर्जेंट कौन सा है। तो वह पूछती है कि तुम्हें पक्का ये सब काम आता है ना? तो वह कहता है कि हाँ, मैं तो यही करता हूँ। तब वह बताती है कि तुमने गलत डिटर्जेंट लिया है। तो फिर वह दूसरे को बहुत ज़्यादा डाल देता है। तब युंजी कहती है कि तुम रहने दो, मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन वह उसे मना करता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। तब दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन फिर वह साइड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ बहुत नाजुक से हैं। तब मिजिन वहाँ आकर पूछती है कि मैं आज रात को कहाँ सोऊंगी? तो वह कहता है कि साइड में मेंग के वहाँ सो जाओ। तब वह कहती है कि तुम मुझे उसके साथ भेजोगे क्या? तब युंजी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे रूम में सो जाना। तब जियान कहता है कि तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? तो वह कहती है कि तुम्हारा घर है, तुम खुद देख लो। फिर वह रूम ठीक करने ऊपर जाती है तो मिजिन जियान को जीभ चिढ़ाती है और वह मुंह बना लेता है। तब रूम देखकर मिजिन कहती है कि ये कितना अजीब है। तो युंजी कहती है कि लेकिन तुम तो बचपन से यहीं रही हो ना? तो वह कहती है कि हाँ, लेकिन मैं 2-3 महीने बाद घर आ रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। तब वह टेबल पर बैठकर अपने बाल खोलती है तो युंजी उसके कीचेन को देखने लगती है, और नीचे बैठकर जियान और मेंग उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देख रहे होते हैं। तो मेंग कहता है कि मिजिन का वो कीचेन बहुत महंगा है। तब जियान भागकर रूम में जाता है और युंजी से वो लेकर कहता है कि तुम इसे क्या देख रही हो? तो वह कहती है कि मैं बस देख रही थी कि ये रबर बैंड इतना अजीब क्यों है, तो मैंने मिजिन को बोला मैं उसके लिए नया ले आऊँगी। तब वह कहता है कि ओह हाँ, ये रबर बैंड ही तो है। फिर युंजी पूछती है कि लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वह कहता है कि मैं बस देखने आया था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तब वह कहती है कि नहीं, तुम जाओ। फिर वह नीचे चला जाता है और वे दोनों सो जाते हैं। तभी मेंग जियान से पूछता है कि आप उसे अब सब सच क्यों नहीं बता देते? मेरे हिसाब से तो वह 90% जान चुकी है। तब वह कहता है कि मैं बस देखना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में प्यार सरवाइव करता है या नहीं। तभी उसे मिजिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वह रूम में जाकर देखता है। तब मिजिन ज़मीन पर पड़ी चिल्ला रही होती है कि भाभी ने मुझे लात मारकर नीचे गिरा दिया।
तब वह युंजी को देखता है तो वह ना बोलती है और सोचती है कि मेरी ये आदत अभी तक गई नहीं क्या। फिर मिजिन कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा। तब वह कहता है कि वापस ऐसा हुआ तो मैं आऊँगा, और फिर वह नीचे चला जाता है तो वह भी वापस सो जाती है। तब जियान कहता है कि ये लड़की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मेरे लिए। तब मेंग कहता है कि क्या कर सकते हैं, अब ऐसे ही रहना होगा। तब वह उसे एक बुक देता है जिसमें सब्जियों के नाम लिखे होते हैं और हंस के सोने चला जाता है। तब जियान बुक खोल कर देखता है और कहता है कि ये सब तो मैंने खाया है, और फिर वहीं बैठ जाता है। फिर आधी रात को मिजिन वापस उठती है और देखती है कि उंजी सो गई है, तो वह खुद नीचे ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब जियान ऊपर आकर पूछता है कि अब क्या हुआ, तो वह कहती है कि तुम इसके साथ कैसे सोते हो, ये तो नींद में लात मारती है। तब युंजी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तब वह और ड्रामा करने लगती है, तो फिर युंजी जियान से कहती है कि तुम मेरे साथ सो जाओ। तब मिजिन मना करती है कि ये तुम्हें भी मारेगी और उसे खींचने लगती है। तब वह कहता है कि तुम नीचे जाओ, मैं यहीं सो रहा हूँ, तो वह चिढ़ के चली जाती है। फिर जियान पूछता है कि क्या सच में मैं यहाँ सोऊं, तो वह कहती है कि हाँ, हम कपल्स हैं तो साथ सो सकते हैं। तब वह उससे फ़ोन स्टैंड मांगती है और उसमें वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर देती है। तो वह पूछता है कि इसका मतलब तुम्हारी लात मारने की आदत है। तो वह कहती है कि नहीं, मैं बस कल मिजिन को प्रूव देना चाहती हूँ कि वह गलत थी, इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तब वह उससे पानी का कप मांगती है और उसे सोने को बोल देती है। फिर वह दोनों के बीच में पानी का ग्लास रखकर जियान से कहती है कि अगर ये नीचे गिरा तो इसका मतलब तुम बेकार हो। तब वह कहता है कि और अगर तुमसे गिरा तो वह कहती है कि अब सो जाओ चुपचाप, और फिर उसकी साइड मुँह करके सो जाती है। तब जियान उसे देखकर सोचता है कि ये कितनी सही है और उसके गाल पर किस करके सो जाता है। फिर बाहर मिजिन चिढ़ती है कि अब वह दोनों साथ में सो रहे हैं। तब मेंग कहता है कि आप ही इतना रो रही थी तो कुछ तो करना ही था। तब वह कहती है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझोगे, और होटल में सोने के लिए चली जाती है। तब वह भी सो जाता है। फिर सुबह साइड चेंज करते वक्त युंजी के हाथ से ही पानी गिर जाता है। फिर उसे गीला महसूस होता है तो वह उठकर देखती है। तब जियान को उठाकर कहती है कि ये क्या है। तब वह कहता है कि लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर वह कहती है कि रुको, मेरे पास वीडियो प्रूफ है। तब वह फ़ोन पे वीडियो खोलती है तो उसकी किस वाली क्लिप भी दिखती है। तब वह सोचता है कि मैं इसके बारे में कैसे भूल गया, लेकिन फिर दोनों करीब आने लगते हैं। तभी बाहर मीजिन भी वापस घर पहुंचती है और बाहर युंजी के दोस्तों को बात करते हुए सुनती है कि हमें नहीं पता था कि युंजी ऐसे घर में शादी कर लेगी। तब मिजिन सोचती है कि ये युंजी को एम्बैरस करने का अच्छा मौका है, तो वह उन दोनों से पूछती है कि आप युंजी के दोस्त हो, तो वह हाँ कहते हैं। तब वह बोलती है कि ये घर मेरा है तो मैं आपको अंदर ले जाती हूँ। फिर वह उनसे युंजी को कॉल करने को कहती है। तब बेडरूम में उन दोनों की किस होने वाली होती है। तभी युंजी को उसकी दोस्त का कॉल आता है कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। तो वह कहती है कि हम बाहर कहीं मिल लेंगे, लेकिन वह कहते हैं कि हम अभी आ रहे हैं। तो युंजी घबराने लगती है कि अब सब खत्म हो गया। तब जियान कहता है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम ऐसी जगह पर रहती हो। तो वह कहती है कि ये बात नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि वह तुम्हें कुछ बोलेंगी। तब वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तब वह नीचे जाते हैं। फिर मिजिन कहती है कि देखो भाभी, मैं किन्हें लेकर आई हूँ। तब उसकी दोस्त उनके घर की वीडियो बनाने लगती है। फिर युंजी नीचे आकर उन्हें हेलो बोलती है। तब उसकी दोस्त कहती है कि तुम ऐसी जगह पर रहती हो। फिर जियान को देखकर कहती है कि बस एक अच्छे हस्बैंड के लिए तुमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। तो वह कहती है कि देखो, मैंने तुमसे कहा है कि हम बाहर चल के बात करते हैं, तो यहाँ ड्रामा मत करो। तब उसकी दोस्त वीडियो बनाकर कहती है कि अब हम इसे स्कूल ग्रुप में डाल देंगे ताकि सबको पता चल सके कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की कैसी जगह पर रह रही है। तब वह कहती है कि देखो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि मेरे अंकल फू कंपनी में चेयरमैन हैं, तो मैं उसके वॉचमैन से तुम्हारे लिए बात करूंगी, वह भी इससे बेहतर लाइफ देगा तुमको। तब जियान कहता है कि अच्छा, तो फू कंपनी में तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तब दूसरी लड़की कहती है कि हाँ, और मेरा भी बॉयफ्रेंड वहाँ काम करता है। तब जियान मेंग को इशारा करता है तो वह उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता करता है। तब जियान कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का सरनेम जो है क्या, जोशन। तब वह पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वह कहता है कि जल्दी ही तुम्हें न्यूज़ मिलने वाली है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब वह हंसने लगती है कि तुम खुद को समझते क्या हो। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है कि तुमने किसको ऑफेंड किया, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई। तब वह कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है,
फिर दूसरी लड़की कहती है कि ये ज़रूर कोई कोइंसिडेंस होगा। तब जियान कहता है कि हाँ सही बोला, लेकिन तुम्हारा कौन काम करता है फू ग्रुप में? तब वह कहती है कि मेरे अंकल वहाँ के चेयरमैन हैं। तब वह मेंग को इशारा करता है और 3 सेकंड बाद उस लड़की को भी कॉल आता है कि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तब वह दोनों कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह जियान से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वह युंजी से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ बोला और देखो ये क्या हो गया। तब वह कहती है कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसी जगह पर रहता है, वह मिस्टर फू को कैसे जान सकता है। तब वह कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो युंजी कहती है कि अपने अंकल और बॉयफ्रेंड के पास जाकर उन्हें रिलैक्स करो, वह लोग परेशान होंगे। तब वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर युंजी जियान से पूछती है कि तुम कौन हो। तब वह कहता है कि तुमने बोला तो कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। तब मिजिन मौके का फ़ायदा उठाकर जियान से कहती है कि तुम्हें अब भाभी को सच बता देना चाहिए कि तुम कौन हो। तब जियान को लगता है कि उसे कन्फेस करना पड़ेगा, लेकिन मेंग उसे बचा लेता है और कहता है कि मैं मिस्टर फू को जानता हूँ, हम एक बार मिले थे और मैंने उनकी हेल्प की थी, तब से हम अच्छे दोस्त हैं। तो तुम्हारी दोस्त बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इसीलिए मैंने मैसेज करके उनसे फेवर मांगा। तब वह कहती है कि तब ठीक है। फिर जियान कहता है कि हाँ मेंग बहुत बड़ा आदमी है, और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तब युंजी कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम ही फू कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर फू हो। तब मिजिन कहती है कि अच्छा, अगर वह प्रेसिडेंट होता तो तुम क्या करती। तब वह कहती है कि मैं फिर इसे अच्छा सबक सिखाती और उससे फिर भी बर्तन धुलवाती। तब वह हंसने लगते हैं। फिर मिजिन सोचती है कि इस बार तुम बच गई, लेकिन सुना है कि तुम्हारी मॉम और भाई बहुत अजीब हैं, तो जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तब क्या होगा तुम्हारा। फिर वह वहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर बाद फिर युंजी भी खाने का सामान लेने के लिए घर से निकलती है। तब जियान और मेंग बात करते हैं कि अब वह उंजी को सच कैसे बताएंगे। तब मेंग कहता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है, उंजी को आपसे उस पॉइंट तक ऑब्सेस्ड होना होगा जहां उसे फ़र्क न पड़े कि आप कोई एम्परर हो या गरीब आदमी। तब वह कहता है कि लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होगा। तब दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर युंजी की मॉम और भाई आकर चिल्लाने लगते हैं कि हमारी बेटी कहाँ है, उसे बाहर निकालो। तब यूजिन उन्हें देखता है। फिर जियान से कहता है कि तुम ही हो क्या मेरी बहन का गरीब पति। तब वह उसे ग्रीट करता है कि अच्छा तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो, लेकिन वह उसको साइड करके कहता है कि तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो। तब हेलेन कहती है कि ये तुमने मेरी बेटी को कैसी जगह पर रखा है, कितनी बेकार जगह है ये। तब युंजी वापस आकर अपनी मॉम और भाई को देखकर कहती है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तब हेलेन कहती है कि मेरी बेटी तुम कितनी बुरी कंडीशन में यहाँ रह रही हो, तुम हमारे साथ वापस घर चलो। तब वह कहती है कि ये मेरे हस्बैंड का घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तब वह कहती है कि तुम इस घर में कैसे रह सकती हो, वह भी इस आदमी के साथ जिसने कोई शादी का गिफ्ट भी नहीं दिया। तब वह कहती है कि इसका मतलब आपको मुझसे नहीं बल्कि गिफ्ट से मतलब है। तब वह उसे थप्पड़ मारती है तो जियान को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। तब हेलेन कहती है कि देखो युंजी तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है और वह उससे जल्दी ही शादी करने वाला है, तो उसे देने के लिए हमें पैसे चाहिए। तब वह कहती है कि मुझे लगा था कि आप बदल गई हो और मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रही हो, लेकिन अभी भी आपको सिर्फ अपने बेटे से मतलब है। तब यूजिन कहता है कि तो क्या हो गया, मुझे अपनी वाइफ को गिफ्ट देने होंगे और तुम्हारे हस्बैंड की तरह थोड़ी ऐसे ही शादी कर लूँगा। तब जियान कहता है कि पैसों की बात है ना, तो बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तब वह कहते हैं कि तुम खुद को समझते क्या हो। फिर यूजिन कहता है कि तुम्हारी कंडीशन देखकर और गिफ्ट वगैरह सबके पैसे मिलाकर हमें बस 5 लाख यूएन चाहिए। तब युंजी कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें। लेकिन जियान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगा। तब वह उसे पूछती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे। तब वह कहता है कि मुझे अपना सब कुछ भी बेचना होगा तो मैं बेच दूंगा। तब यूजिन हंसकर कहता है कि इस घर की हालत देखकर तो इसके तुम्हें कोई 50 युआन भी नहीं देगा और तुम 5 लाख लेने की सोच रहे हो। तब हेलेन कहती है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे रही हूँ। अगर 5 लाख नहीं मिले तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊँगी और उसकी शादी किसी और से करवा दूँगी। तब वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर युंजी उससे कहती है कि चलो हम भाग जाते हैं। तो वह कहता है कि भागना क्यों है। फिर वह कहती है कि मैं अपनी मॉम को जानती हूँ, वह इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। तब वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। तब वह कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, पहले मैंने तुमसे जल्दी में शादी कर ली थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली को परेशान करना चाहती थी,
लेकिन अब बात कुछ और है। तब वह पूछता है कि क्या बात है, तो युंजी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली होती है। लेकिन तभी मिजिन वहां आकर कहती है कि देखो भैया, मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ। तब जियान के ग्रैंडपा अंदर आते हैं और उन्हें देखकर वह लोग शॉक हो जाते हैं। तब युंजी पूछती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, तो वह हाँ बोलता है। तब युंजी उन्हें ग्रीट करती है और वह बताते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तब ग्रैंडपा युंजी से पूछते हैं कि तुम ऐसी जगह पर रह रही हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मेरे लिए इंसान का दिल मैटर करता है। तब वह एकदम से युंजी से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उनके सूट को देखकर उसे डाउट होता है। तब जियान अपने ग्रैंडपा को इशारा करता है, तो वह झूठ कहते हैं कि अरे वह मैं अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ रिटायरमेंट लेकर। तब वह कहती है कि अच्छा, आप बाहर रहते थे। फिर वह कहती है कि आप लोग बैठो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। तब वह अंदर चली जाती है। फिर ग्रैंडपा जैन से कहते हैं कि तुम्हारी चॉइस तो बहुत परफेक्ट है। तब मिजिन उनसे कहती है कि मैं आपको किस लिए लेकर आई थी और आप ये क्या कर रहे हो। तब वह कहते हैं कि देखो, तुम यहीं हार गई, जहां वो लड़की जियन के साथ इस जगह रहने को रेडी है और यही सच्चा प्यार होता है। तब वह कहती है कि आप इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो, क्या पता उसे सब पता हो और वह हमारे पैसों के पीछे हो। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं खुद उसका टेस्ट लूंगा, तुम देख लेना। तब वह युंजी के पास जाते हैं जो खाने की तैयारी कर रही होती है। फिर ग्रैंडपा उसे अपना कार्ड देकर कहते हैं कि ये तुम अपने पास रखो। तब वह कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो, ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसे मैं नहीं ले सकती। तब वह कहते हैं कि तुमने ये भी नहीं पूछा कि इसमें कितने पैसे हैं। तब वह कहती है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके हैं और मेरे पास अपने और जियान के पैसे हैं ना। तब वह कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन इसे अपना शादी का गिफ्ट समझकर ही रख लो। लेकिन युंजी बिल्कुल मना कर देती है पैसे लेने से। तब वह कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम दोनों अच्छे से रहो और कभी भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना, अभी मैं चलता हूँ। तब वह कहती है कि खाना बस रेडी है, आप हमारे साथ डिनर करो। लेकिन ग्रैंडपा मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तब वह चले जाते हैं। फिर ये सब जियान और मिजिन चुपके से देख रहे होते हैं। तब जियान कहता है कि देखा, अब तुम हार चुकी हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चली जाओ। तब वह चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। फिर जियान जाकर युंजी की हेल्प करता है खाना बनाने में और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद जियान बर्तन धोने जाता है तो युंजी कहती है कि तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। तब वह कहता है कि चिंता मत करो, अब मुझे आता है सब, और उसे बर्तन धोकर दिखाता है। फिर रात को दोनों साथ में सोने जाते हैं तो जियान पूछता है कि अब कल तुम्हारी मॉम आएंगी तो तब हम क्या करेंगे। तब वह कहती है कि उनसे हम कल ही डील करते हैं, वैसे भी अब वह मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। तब वह उसके फॉरहेड पे किस करता है और सोचता है कि कल वह युंजी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देगा। फिर अगले दिन दोनों सुबह उठते हैं और एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। फिर तभी युंजी को अपनी मॉम की आवाज़ आती है तो दोनों जल्दी उठकर नीचे जाते हैं। तब हेलेन वहाँ पर बेजिंग को लेकर आई होती है और युंजी से कहती है कि देखो मैं किसको लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तब वह कहती है कि आप इसको यहाँ क्यों लेकर आई हो। तो वह कहती है कि बेजिंग अभी भी तुमसे शादी करने को रेडी है और फिर वह तुम्हें अपने घर की मालकिन बना देगा और बहुत से गिफ्ट्स भी देगा। तब वह कहती है कि मैं इससे शादी नहीं करने वाली, आप लोग चले जाओ यहाँ से। तब जियान भी कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। तो यूजिन कहता है कि हमने तुम्हें टाइम दिया था लेकिन तुमने पैसे नहीं दिए, तो फिर अब हम अपनी बहन को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तब बेजिंग भी कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और वैसे भी मेरी ज़मीन पर मिस्टर फू की कंपनी पैसे इन्वेस्ट कर रही है तो मैं जल्दी ही बहुत रिच हो जाऊँगा, तो तुम्हारी ज़मीन फू कंपनी के अंडर है। तब वह मेंग को इशारा करता है। फिर बेजिंग युंजी से कहता है कि तुम इस गरीब आदमी को छोड़कर मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें लैंडलेडी बना दूंगा। तब जियान कहता है कि पहले तुम खुद लैंडलॉर्ड रहोगे, तब ना उसे कुछ बनाओगे। तभी बेजिंग को उसके पापा का कॉल आता है कि फू कंपनी ने हमारी ज़मीन पर इन्वेस्ट करने से कैंसिल कर दिया और अब हम बर्बाद हो गए। तब वह परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। फिर हेलेन कहती है कि अब तुम्हारे पास ज़मीन नहीं रही तो तुम तो इससे भी ज़्यादा गरीब हो जाओगे। तब वह दोनों उसे धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं कि अब हमारे सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर युंजी कहती है कि अब तो वह चला गया ना, तो आप दोनों भी चले जाओ और हमें परेशान मत करो। तब हेलेन कहती है कि इसने भी कौन सा हमें पैसे दिए हैं, तो शर्त के हिसाब से तुम हमारे साथ चलोगी और मैं किसी रिच घर का लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तब वह कहती है कि दूर रहो मुझसे,
लेकिन वह लोग उसे खींचने लगते हैं। तब युंजी फिर जियान से कहती है कि मैं इनके साथ चली जाती हूँ, तुम मेहनत करके पैसों का इंतजाम करो और मैं भी मेहनत करूँगी, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब वह कहता है कि लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वह कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रही हूँ इतने दिन, इसलिए मुझे पता है। तब वह कहता है कि मैंने तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात छुपा कर रखी है कि मैं ही प्रेसिडेंट फू हूँ, फू कंपनी का मालिक। तब हेलेन और यूजिन हंसने लगते हैं कि मिस्टर फू इस हालत में रहते हैं, क्या मजाक क्यों कर रहे हो। तब यूजिन कहता है कि अच्छा तुम मिस्टर फू हो तो 5 लाख तो तुम्हारे लिए 50 युआन के बराबर हैं, तो हमें पैसे दे दो। तब वह कहता है कि रुको, मैं अभी पैसे देता हूँ। लेकिन तभी ग्रैंडपा आकर उसे रोक देते हैं और फिर वह युंजी की मॉम को कार्ड देते हैं कि इसमें 5 लाख हैं, इसे ले जाओ। लेकिन युंजी मना करती है कि ये आपके पैसे हैं और अपनी मॉम से कार्ड वापस लेती है। लेकिन वह कहती है कि चुप करो, ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। तब वह अपने बेटे से खुश होकर कहती है कि अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, अब तुम्हारी शादी हो सकती है। तब युंजी उन्हें रोक कर कहती है कि अब आपको पैसे मिल गए हैं तो हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। तब वह कहती है कि तुम जाओ भाड़ में और अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। जब युंजी अपने दादाजी से पूछती है कि आपने अपने पैसे उन्हें क्यों दिए, तो वह कहते हैं कि मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। तब जियन कहते हैं अब समय आ गया है कि युंजी को सच्चाई पता चले। ग्रैंडपा कहते हैं देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। फिर जियान युंजी से कहता है मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताना चाहता हूँ, और वह उसे सब कुछ बताने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसकी दोस्त वापस आकर कहती है हम बताते हैं तुम्हारे पति की असली पहचान। तब युंजी कहती है ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो जियान उसे रोक कर कहता है रुको, इनकी बात सुन लेते हैं, ये क्या जानती है मेरे बारे में। तब उसकी दोस्त उसे एक फाइल देती है जिसमें जियान की जानकारी होती है। वह दोनों कहती हैं तुम्हारा पति एक झूठा है और वह मिस्टर फू की तरह दिखता है और उनका नाम भी वही है, इसलिए इसने इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरे अंकल और इसके बॉयफ्रेंड को बाहर निकलवाया। तब जियान अपने ग्रैंडपा से कहता है मुझे नहीं पता था आपके दिए हुए नाम से मुझे इतना फ़ायदा होगा, और वह हंसने लगते हैं। युंजी कहती है ये दोनों बस एक जैसे लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जियान को दोषी ठहराओ और उसे अपराधी बोलो, जबकि असली अपराधी तो तुम हो जो किसी की निजी जानकारी निकाल रही हो। तब वे कहती हैं ठीक है, फिर पुलिस को तय करने देते हैं कि सच्चाई क्या है। तब जियान पूछता है तुम इसके लिए यहाँ आई हो। वे कहती हैं हमें एक डील करनी है। युंजी पूछती है क्या डील है। तो वह कहती हैं कुछ दिनों में फू परिवार एक धन्यवाद भोज आयोजित कर रही है जिसमें पुराने प्रेसिडेंट सबको धन्यवाद कहेंगे और मिस्टर फू को सबके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। असली फू तो विदेश में रहते हैं और वे वापस नहीं आने वाले, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा पति वहां जाकर डील साइन करे और हम उसे 10% मुनाफा देने को तैयार हैं। तब युंजी मना कर देती है कि वह ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा, लेकिन जियान हाँ बोल देता है और कहता है मुझे 30% चाहिए। वे कहती हैं ठीक है, पहले तुम अपने संबंधों का इस्तेमाल करके मेरे अंकल और इसके बॉयफ्रेंड को नौकरी पर वापस लगवाओ और फिर भोज में आना। तब वे दोनों सोचते हैं कि अगर वह पकड़ा गया तो सारा फायदा उन्हें ही हो जाएगा। फिर वे उसे एक कार्ड देती हैं और कहती हैं अच्छे कपड़े खरीद लेना, और वहाँ से चले जाते हैं। युंजी कहती है तुम ऐसे किसी गैर कानूनी काम के लिए कैसे मान सकते हो। तब वह कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा और मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो कुछ भी गलत हुआ तो वही फंसेंगे। तब वह खुश हो जाती है और फिर ग्रैंडपा से कहती है कि आज आप हमारे साथ ही डिनर करें, और वह ड्रिंक्स लेने के लिए बाजार चली जाती है। तब ग्रैंडपा जियान से कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, और पूछते हैं क्या तुम भोज में अपनी पहचान बताना चाहते हो। तो वह कहता है अब समय आ गया है सबको सच्चाई बताने का। अगले दिन वह युंजी के साथ एक कपड़ों की दुकान पर जाता है। युंजी कहती है हम सच में यहाँ से शॉपिंग करने वाले हैं। तब मेंगजियान को फ़ोन पर बताता है कि यह सबसे सस्ती कपड़ों की दुकान है। तब वह युंजी से यही कहता है कि यहाँ कपड़े सस्ते मिलते हैं। वह कहती है यहाँ 10,000 से नीचे कुछ नहीं होगा, तुम चलो यहाँ से। तब वह कहता है तो तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारी दोस्त का कार्ड है ना हमारे पास। तब वह कहती है क्या तुम सच में उसके पैसे इस्तेमाल करने वाले हो, और अगर इसमें पैसे नहीं हुए तो। तब वह कहती है सामने एक होलसेल मार्केट है, हम वहाँ से कपड़े ले लेते हैं। लेकिन
वह उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है। वहाँ एक वर्कर होती है जो युंजी की क्लासमेट लिली होती है। उंजी उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ काम करती हो? तो वह हाँ बोलती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उंजी कहती है, हम यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं। तब वह उसकी बेइज्जती करती है कि इतनी बड़ी दुकान से तुम्हारा पति कुछ नहीं दिला पाएगा तुम्हें। तब जियान पूछता है, ये तुम्हें कैसे पता? तो वह एक वीडियो दिखाती है और कहती है, तुम्हारे घर की वीडियो हमारे क्लास ग्रुप में आ चुकी है और तुम इस घर को भी बेच दो तब भी कुछ नहीं खरीद पाओगे। युंजी कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जियान उसे रोकता है और एक ड्रेस पसंद करके देता है और कहता है, जाओ जाकर इसे ट्राई करो, और उसके साथ एक दूसरी वर्कर को भेज देता है। तब लिली फिर कहती है, यहाँ समय बर्बाद मत करो और अपनी पत्नी को सामने होलसेल मार्केट से कपड़े दिला दो। तब वह कहता है, अगर मैंने यह ड्रेस खरीद ली तो तुम क्या करोगी? वह कहती है, तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफ़ी मांगूंगी। तब वह कहता है, ठीक है, अपनी बात याद रखना। फिर युंजी ड्रेस ट्राई करके बाहर आती है और जियान कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तब लिली कहती है, जल्दी इसे उतार दो, वरना यह खराब हो गई तो तुम पैसे नहीं भर पाओगे। तब वह ड्रेस बदलने जाने लगती है, लेकिन जियान उसे रोकता है। वह कहती है, वह सही बोल रही है, ये गंदी हो गई तो हम इसे नहीं खरीद पाएंगे। तब जियान कहता है, ये तो क्या, यहाँ की सारी ड्रेस हमारे लिए पैक कर दो, और फिर लिली को अपना क्रेडिट कार्ड देता है। युंजी कहती है, अगर इसमें पैसे नहीं हुए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वह कहता है, तुम चिंता मत करो। फिर लिली कार्ड लेकर कहती है, रुको, मैं खुद देखती हूँ इसमें कितने पैसे हैं। जब वह मशीन में चेक करती है तो उसमें करीब 100 मिलियन होते हैं। तब वह कहती है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ, यह ज़रूर तुमने चोरी कराया है क्योंकि यह एक लिमिटेड वर्जन का कार्ड है। युंजी भी जियान से पूछती है, इसमें इतने पैसे कहाँ से आए? तो वह कहता है, तुम भूल गई, तुम्हारी दोस्त के अंकल फू ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो शायद उसने गलती से हमें उनका कार्ड दे दिया। तब लिली कहती है, मैं अपने मैनेजर को बुलाकर लाती हूँ, वही तुम्हें बाहर निकालेंगे। तब जियान युंजी को दूसरी ड्रेस देकर कहता है, तुम इन्हें ट्राई करो, और उसे ज़बरदस्ती भेज देता है। लिली अपने मैनेजर को लेकर आती है और कहती है, यह आदमी फ्रॉड है। तब उसे देखकर मैनेजर लिली को थप्पड़ मार देता है। वह कहती है, लेकिन आप मुझे क्यों मार रहे हो? तो वह कहता है, तुम जानती भी हो कि यह कौन है? वह कहती है, हाँ, यह मेरी बेवकूफ़ क्लासमेट का गरीब पति है। तब वह फिर से थप्पड़ मारकर कहता है, ये हमारे मालिक मिस्टर फू के खास दोस्त हैं। यह सुनकर जियान भी हैरान होता है कि मैनेजर को भी उसकी असली पहचान नहीं पता। तब लिली उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे गलती हो गई। जियान कहता है, मैनेजर, अब बताओ तुम्हारी कर्मचारी की गलती से कैसे निपटा जाए? वह कहता है, इसे नौकरी से निकाल देते हैं। तब लिली जियान से माफ़ी मांगती है, मुझे नहीं पता था आपकी असली पहचान क्या है। तब वह कहता है, तुमने अभी बोला था कि अगर मैं एक भी ड्रेस खरीद लूं तो तुम घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगोगी। वह कहती है, मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ, अब ऐसी गलती नहीं होगी। वह कहता है, ठीक है, लेकिन तुम युंजी को मेरा मिस्टर फू से क्या रिश्ता है उसके बारे में नहीं बताओगी, और अब जाकर उसे अच्छे से सर्व करो। वह मान जाती है। फिर चेंजिंग रूम में जाकर युंजी की ड्रेस ठीक करते हुए उसकी तारीफ करने लगती है। युंजी जियान को देखकर कहती है, इसे क्या हो गया? तो वह इशारा करता है कि कुछ नहीं। फिर वे दोनों शॉपिंग करके स्टोर से बाहर जाते हैं। मैनेजर उन्हें बाहर तक छोड़ने आता है और कहता है, ड्रेस आपके पते पर पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन युंजी को कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या हो गया है। तब वह नीचे जाकर जियान से पूछती है, तो वह कहता है, मुझे भी नहीं पता। वह पूछती है, तुमने पेमेंट कैसे की? तो वह कहता है, तुम्हारी दोस्त के कार्ड से पेमेंट की। अब तुम ज़्यादा मत सोचो और थोड़ा मेकअप करके पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। तब वह कहती है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम पकड़े गए तो? वह कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा। रात को पार्टी में सब लोग आपस में ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर युंजी की दोस्त अपने अंकल और बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आ जाती है और खुश होती है कि आज तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। फिर वे दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। युंजी कहती है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तब वह कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फिर वे दोनों साथ में स्टेज पर जाते हैं और उन्हें देखकर उसकी दोस्त कहती है, इन्होंने अच्छे कपड़े लिए हैं
और ऐसा लग रहा है जैसे ये सच में मिस्टर फू और उनकी पत्नी है। तब दूसरी दोस्त कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी खुशी साइनिंग के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगी। तब वे दोनों स्टेज पर जाते हैं और जियान सबका ध्यान अपनी ओर करके कहता है, मैं फू ग्रुप का इकलौता वारिस फू जियान हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारा सहयोग ऐसे ही बना रहे। तब सब लोग उनके लिए ताली बजाते हैं और फिर वे ड्रिंक्स लेकर टोस्ट करते हैं और नीचे आकर बाकी सभी मेहमानों से मिलते हैं। अंत में जियान युंजी की दोस्तों को बोलते हुए सुनता है कि जल्दी ही यह नाटक खत्म हो जाएगा। तब वह पीछे मुड़कर कहता है, हाँ बुलाओ अपने कून ऑपरेशन वालों को डील साइन करने के लिए। तब एक लड़की जाकर मिस्टर जी को बुलाकर लाती है और वह आकर जियान को ग्रीट करते हैं। तब जियान कहता है, आपने सही इंसान को चुना है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमारा सहयोग बना रहे। तब वह साइन कर देते हैं और धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। उंजी कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ गैरकानूनी नहीं करोगे। तब वह कहता है, डील साइन करने में क्या गैरकानूनी है। तब उसकी दोस्त फिर से जियान की बेइज्जती करती है तो युंजी उसे थप्पड़ मारकर कहती है, बहुत नाटक हो गया, अब मैं अपने पति के बारे में और कुछ नहीं सुनूंगी। तब दूसरी लड़की उसे शांत करवाती है और फिर वे कहती हैं, अब अपनी दूसरी डील पूरी करो और मेरे अंकल और इसके बॉयफ्रेंड को वापस नौकरी पर रखो, सबके सामने घोषणा करके। तब जियान स्टेज पर जाता है और घोषणा करता है कि इन दोनों को फू ग्रुप की तरफ से कभी हायर नहीं किया जाएगा। तब वह अपनी सिक्योरिटी भी बुला देता है उन्हें निकालने के लिए। तब वे सबके सामने कहते हैं, हमारे दिए हुए कपड़े पहनकर यहाँ तमाशा कर रहे हो, तुम क्या खुद को असली मिस्टर फू समझ रहे हो। तब वह कहता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं सबके सामने सच बोलूं। तब वह युंजी को स्टेज पर बुलाता है और कहता है कि मैं वापस खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं ही रियल फूजियन हूँ और यह मेरी वाइफ है चिन युंजी। तब उसके दोस्त कहते हैं कि बहुत ड्रामा हो गया और एक जियान के ऊपर वाइन फेंकने आती है, लेकिन युंजी उसके आगे आ जाती है। फिर वह सबके सामने कहती है कि यह झूठ बोल रहा है और यह बस मिस्टर फू जैसा दिखता है। तब युंजी जियान से कहती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम फू फैमिली के प्रिंस हो या एक झोपड़ी में रहने वाले, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तब वह उसे हग करती है और सब उनके लिए ताली बजाते हैं। युंजी को लगता है कि जियान अब भी नाटक कर रहा है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि हम अभी मिस्टर जी को बुलाकर तुम्हारे साइन वेरीफाई करवाते हैं, लेकिन उससे पहले जियान के ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं। तो उसकी दोस्त का अंकल उनसे कहने लगता है कि ओल्ड प्रेसिडेंट, अब आप आ गए हो तो आप ही इस झूठे आदमी को बाहर निकालो और सबको बताओ कि आपका ग्रैंडसन विदेश में है। तब वह उसे साइड करके कहता है कि मैं यहाँ अपने ग्रैंडसन की आइडेंटिटी वेरीफाई करने आया हूँ। फिर वह सबके सामने अनाउंस करता है कि उनका रियल ग्रैंडसन और फू ग्रुप का प्रेसिडेंट जियान ही है। तब युंजी को भी शॉक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब मिस्टर जी आकर भी जियान की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं। फिर युंजी के दोस्त पूछते हैं कि ऐसा है तो वह झोपड़ी में क्यों रह रहा था इस लड़की के साथ। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तुम्हें जियान खुद बताएगा। तब वह युंजी से सच कन्फेस करता है तो वह कहती है कि इसका मतलब तुमने अभी तक मुझे धोखे में रखा और तुम मुझे टेस्ट करना चाहते थे, है ना, कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ हूँ या सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तब वह कहता है कि मुझे पता है तुम वैसी नहीं हो और इतने टाइम साथ रहकर मुझे ये बात पता चल गई। तब युंजी उसे थप्पड़ मारती है और ग्रैंडपा से कहती है कि यह फू ग्रुप का वारिस जरूर होगा, लेकिन मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। तब वह वहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडपा जियान से कहते हैं कि उसके पीछे जाओ, उसे मनाओ। तब जियान के जाने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों से डील करता हूँ। तब वह उन सबको सिक्योरिटी से बोलकर बाहर करवा देता है और कहता है कि इनको ना हम हायर करेंगे ना कोई और। फिर मेंग ग्रैंडपा से कहता है कि आपको क्या लगता है युंजी मान जाएगी। तब वह कहता है कि मुझे लगता है कि वह मान जाएगी। तब युंजी वापस उस घर में जाती है तो वहाँ लीना होती है और पूछती है कि तुम अकेले वापस आई हो। तब वह कहती है कि अब आपको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब सच पता चल गया है। तब लीना उठकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है और फू गलत नहीं है, बस वह किसी पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब उनके साथ पैसों के लिए हैं, इसलिए उन्होंने यह नाटक किया। तब वह कहती है कि तो आपका मतलब मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना और मुझसे झूठ बोलना सही था। तब जियान वहाँ आता है तो लीना वहाँ से चली जाती है। फिर वह युंजी से कहता है कि मुझे यकीन था तुम वापस आओगी। तब वह कहती है कि मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने आई हूँ और कल मुझे सेंट्रल अफेयर ब्यूरो में मिलना, हम डिवोर्स लेंगे। तब वह कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला और उसे पकड़कर हग कर लेता है।
तब वह दूर हटने की कोशिश करती है तो जियान उसे पकड़कर किस करता है और वह भी किस करने लगती है। फिर बाहर से मेंग ये देखकर खुश होता है कि सब ठीक हो गया। तभी वहाँ बेजिंग वापस आता है और कहता है कि मैं उंजी से मिलने आया हूँ। तब वह उसे जाने से मना करता है। फिर बेजिंग झांक कर देखता है और कहता है कि यह सब क्या हो रहा है। तब मेंग उसका मुंह बंद करके वहाँ से ले जाता है और कहता है कि यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। फिर वह उसे एक रूम में बंद कर देता है और मिजिन को ये बताता है कि ये लड़का तुम्हारी बुराई कर रहा था। तब मिजिन वहाँ आकर उससे पूछती है कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ या युंजी, तो वह युंजी कहता है। तब मिजिन उसे मारने लगती है। फिर वह उससे माफ़ी मांगकर अपने मुंह में खुद कपड़ा डाल देता है, लेकिन वह फिर भी उसे मारती है। फिर अगली सुबह जियान उठता है तो उसके साइड में युंजी नहीं होती, लेकिन उसका एक नोट मिलता है कि मिस्टर फू अब आपका लव टेस्ट शुरू होता है। इसी के साथ ड्रामा यहाँ पर ख़त्म होती है।